हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले अपन ने इतिहास में प्राचीन भारत की श्रृंखला अपनी चल रही है और इसमें अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य जो है और उसके बाद अपन ने बिंदुसार पढ़ लिया था और अशोक पढ़ लिया था। कुल मिला के अपन ने मौर्य वंश का पहला चैप्टर पढ़ लिया था, पहला भाग पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सेकेंड लेक्चर, है ना। चलिए बात, मैं हेडिंग डाली मैं यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य का दोस्तों अपने को पढ़ना है पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उसका बेटा कौन आया, बिंदुसार। उनका बेटा कौन है, अशोक। ठीक है, अशोक जो है दोस्तों, उस अशोक जो है उसको महान या ग्रेट अशोका बोलते हैं। अशोक ने कुछ कार्य किए थे और कुछ अभिलेख बनाए थे। ठीक है, तो आज अपने को वही पढ़ना है कि अशोक ने कौन कौन से अभिलेख बनाए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में। दोस्तों मैंने आप लोगों को तीनों राजा बता दिए हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख वो होते हैं दोस्तों जो पत्थरों पर लिखे जाते थे। उस जमाने में पेन कॉपी वगैरह तो होती ही नहीं थी। ठीक है, तो पत्थरों पे कुछ चीजें उभार देते थे, वो लिख देते थे और उसको पढ़ लिया जाता था, वही अभिलेख कहलाते हैं दोस्तों। तो अशोक के अभिलेख जो है उसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अशोक के अभिलेख की खोज किसने करी है। ठीक है, अशोक के जो भी अभिलेख है दोस्तों उनकी खोज किसने करी है, तो उसकी खोज करी है स्टीफेन थेलर ने। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने करी है, स्टीफेन थेलर ने। ठीक, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की कि अशोक के अभिलेख की खोज स्टीफेन थेलर ने तो कर दी, परंतु खोजा कौन सा गया था सबसे पहला अभिलेख। ठीक है, क्या खोजा कौन सा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो खोजा गया था स्टीफेन थेलर के द्वारा, परंतु पढ़ा किसके द्वारा गया, मतलब लिपि का ज्ञान किसको हुआ, तो वो है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। इसने कौन सा अभिलेख पढ़ा था, तो इसने पढ़ा था दोस्तों दिल्ली टोपरा का अभिलेख। ठीक है, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। ठीक, चलिए याद रखना अशोक के जो भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख दोस्तों खोज किसने करी है, स्टीफेन थेलर ने। पढ़ा किसने है, तो जेम्स प्रिंसेप ने। मतलब स्टीफेन थेलर को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान किसको हुआ, जेम्स प्रिंसेप को। इसने कौन सा अभिलेख पढ़ा, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख मतलब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली और ये टोपरा। ठीक है, मतलब टोपरा में था ये अभिलेख, तो टोपरा से कहाँ लाया गया, दिल्ली में लाया गया। क्लियर है इतनी बात। ये कब लाया गया था, तो दिल्ली सल्तनत में लाया गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय, जब मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, जब पूरा क्लियर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, परंतु किसने बोला कि ये अशोक के ही हैं। ठीक है, अशोक का नाम किसने दिया, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने बोला कि ये अशोक के ही हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, कौन है, विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप लोगों को अशोक से याद रखना है। कौन कौन सी, अशोक के अभिलेख की खोज किसने करी, स्टीफेन थेलर ने। सबसे पहले पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। कौन सा, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। ठीक है, अशोक का नाम किसने दिया, तो विलियम जोन्स ने नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख थे वो ईरानी परंपरा पर आधारित थे। ठीक है, कौन सी परंपरा पर दोस्तों, ईरानी परंपरा पर आधारित थे। ठीक है, ईरानी परंपरा में आधारित थे। तो देखिए दोस्तों, दो लिपि आती है, एक खरोष्ठी लिपि और एक होती है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, एक खरोष्ठी आती है और एक क्या आती है, ब्राह्मी लिपि। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। तो अशोक के अभिलेख की खोज किसने करी, स्टीफेन थेलर ने। पढ़ा किसने है, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और उसके बाद किसने बोला कि अशोक है, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो अशोक के कुछ दोस्तों अभिलेख थे, यहां मैं लिख देता हूं अशोक के अभिलेख। ठीक है, क्या थे, अशोक के अभिलेख। ठीक, तो कुछ वृहद थे और कुछ थे दोस्तों लघु। ठीक, तो अभिलेख में बात करता हूं मैं। सबसे पहले उसके कुछ शिलालेख थे। शिलालेख क्या होते हैं, शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखे गए। जो पत्थर पर लिखे गए उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, शिलालेख। ठीक है, तो शिलालेख दोस्तों दो तरीके के होते हैं। शिलालेख दो तरीके के, एक वृहद मतलब बड़े वाले और एक है दोस्तों लघु मतलब छोटे वाले। ठीक है, शिलालेख दोस्तों दो तरीके के हैं,
एक है दोस्तों बृहद और एक है लघु। ठीक है, अपने को दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है बृहद और उसके बाद क्या पढ़ना है, लघु। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बृहद शिलालेख, ठीक है, बृहद शिलालेख स्थान में देखता हूं कि स्थान कहां कहां से मिले हैं। ठीक है, पहला जो स्थान है दोस्तों, एक मिला है मनसेहरा और एक है दोस्तों शहबाजगढ़ी। ठीक है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये दोनों कहां से मिले हैं दोस्तों, पाकिस्तान से। ठीक है, ये जगह कहां है, पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है इतने में। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी कहां है दोस्तों, पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद दोस्तों कालोशी, एक मिला है कालोशी से, और कालोशी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, कालोशी कहाँ है, उत्तराखंड में। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक है जोगढ़ और एक है दोस्तों धौली। ठीक है, एक है दोस्तों जोगढ़ और एक क्या है, धौली। और जोगढ़ और धौली मिले हैं दोस्तों कलिंग से। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में। ठीक है, तो अशोक के बृहद शिलालेख कहाँ से मिले हैं, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से। मनसेहरा शहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान में। कालोशी कहाँ है, उत्तराखंड में। जोगढ़ और धौली कहाँ है दोस्तों, कलिंग में। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये तो जगह हो गई। अब अपन उसके बृहद शिलालेख जो है दोस्तों, यहाँ लिखूं मैं बृहद शिलालेख। ठीक है, तो बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14। ठीक है, बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। अपने को पूरे 14 याद नहीं करना है, अपने को मेन चीज याद रखना है। वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए चलिए, सबसे पहला जो है दोस्तों, अशोक का सबसे पहला शिलालेख है बृहद शिलालेख, वो है कि पशु बलि पर रोक। ठीक है, मतलब पशु बलि को रोक देना है, पशुओं की बलि नहीं देना है। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा ये है कि दक्षिण, या बात करते हैं लोक कल्याण का विषय, लोक कल्याण का विषय, मतलब लोगों का क्या करना है दोस्तों, कल्याण, और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरे के बाद बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपन तीसरे पे। ठीक, 3 अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, कितने अधिकारियों की, 3 अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, कौन कौन से बात करते हैं, युक्त, प्रादेशिक और एक रज्जुक। ठीक है, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करी, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग इसके शासन में सहायता करते थे। ठीक है, चलिए अब मैं डायरेक्ट आता हूं दोस्तों 5वें पे। ठीक है, 5वें में कौन है दोस्तों, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति। धम्म महामात्र मतलब दोस्तों धर्म का प्रचार करने वाले लोगों की नियुक्ति। तो इसने कुछ धम्म महामात्र मतलब धर्म का प्रचार करने वालों की नियुक्ति की थी। इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका एक पुत्र था महेंद्र और एक पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है, इन दोनों को भेजा था इसने श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ भेजा था दोस्तों, श्रीलंका में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति को भेजा था इसने मज्जिम को, कहाँ भेजा गया था दोस्तों, हिमालय भेजा गया था। और एक व्यक्ति था दोस्तों मज्जिम टक को भेजा गया था दोस्तों कश्मीर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, महेंद्र और संघमित्रा तो सब लोगों को आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पर मज्जिम और मज्जिम टक नहीं याद होगा। ठीक है, तो 5वें अभिलेख में बोला धम्म महामात्र की नियुक्ति, महेंद्र प्लस संघमित्रा को कहाँ भेजा दोस्तों, श्रीलंका, मज्जिम को हिमालय और मज्जिम टक को कश्मीर। ठीक है, चलिए 8वें में क्या है दोस्तों कि भेरी घोष छोड़कर शांति प्रिय जीवन व्यतीत करना। भैरी घोष मतलब दोस्तों युद्ध की नीति। मैंने आप लोगों को बताया था कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बोला था कि अब मैं युद्ध की नीति को छोड़कर शांतिप्रिय जीवन बिताऊंगा, मतलब भैरी घोष छोड़ दूंगा और शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करूंगा। और दोस्तों बात करते हैं, इसने अपने जीवन में 3 जगह की यात्राएं भी की है। ठीक है, वो कौन कौन सी है उनको मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है,
अपने जीवन में एक यात्रा की उसने बोध गया, एक यात्रा कौन सी की है दोस्तों, बोध गया। एक है दोस्तों निगाली सागर, निगाली सागर, ठीक है। और तीसरी है दोस्तों लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी, ठीक है। ये पूछा गया है कि अशोक ने कौन कौन से जगह पे यात्रा की है और कौन कौन से वर्ष किए। तो अपने जीवन के 10वें वर्ष में बोध गया गया वो, उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर, और 20वें वर्ष में कहाँ गया दोस्तों, लुम्बिनी में, ठीक है। तो 20वें वर्ष में कहाँ गया वो, लुम्बिनी में, ठीक है। 12वें वर्ष में निगाली सागर और 10वें वर्ष में बोध गया, ठीक है। तो अशोक के दोस्तों 14 शिलालेखों में से आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इसके आगे और बताते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले याद रखो पशु बलि पर रोक, दूसरा है लोक कल्याण का विषय, तीसरा है 3 अधिकारियों की नियुक्ति, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक, पांचवा है, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, धम्म महामात्र की नियुक्ति, संघ प्लस महेंद्र प्लस संघमित्रा को भेजा श्रीलंका, मस्जिम को हिमालय, मस्जिम टम्प को कश्मीर, ठीक है। बहरी घोष छोड़कर शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करना, 8वां अभिलेख बोलता है। 3 जगह की यात्रा की, बोध गया 10वें वर्ष में, निगाली सागर 12वें वर्ष में और लुम्बिनी दोस्तों 20वें वर्ष में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 8 तक आ गए अपन। अब 8 के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं डायरेक्ट 12वें की, ठीक है। 12वें की बात क्यों करते हैं, तो इसके पहले इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो 12वें अभिलेख की मैं बात करूं दोस्तों, तो 12वां अभिलेख ये बोलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों का विकास करना, ठीक है। 12वां अभिलेख ये बोलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों का क्या करना दोस्तों, विकास करना। 13वां ये बोलता है दोस्तों, 13वां अभिलेख ये बोलता है कि कलिंग विजय का वर्णन, ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन। कलिंग विजय कब हुई थी, 261 बीसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसी समय इसका हृदय परिवर्तन हुआ था और एक बौद्ध धर्म के गुरु थे उपगुप्त, उन्होंने इसको दीक्षित किया था, ठीक है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, और कलिंग विजय कब है दोस्तों, 261 बीसी में। 14वें में उसने बोला दोस्तों कि मेरे द्वारा जितनी भी गलतियां हो गई है उसके लिए मैं क्या मांगता हूं दोस्तों, माफी मांगता हूं, ठीक है। ये 14 अभिलेख हुए, क्लियर है इतनी बात। एक बार और ये कॉल करवा देता हूं। पहला अभिलेख में उसने ये बोला कि पशु बलि पर रोक, दूसरे में ये बोला दोस्तों उसने कि लोक कल्याण का विषय, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को विकास करना, तीसरे में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति, तीसरा मतलब 3 व्यक्तियों की नियुक्ति, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। 5वें वर्ष में दोस्तों धम्म महामात्र की नियुक्ति करनी है, ठीक है। संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा, श्रीलंका, मज्जिम को हिमालय और मज्जिम टप को कश्मीर, ठीक है। 8वें में बोला भेरी घोष छोड़कर, युद्ध की नीति को छोड़कर शांतिप्रिय जीवन बिताना। 3 जगह की यात्रा की, कौन कौन सी दोस्तों, बोध गया 10वें वर्ष में, उसके बाद निगाली सागर 12वें वर्ष में, और उसके बाद दोस्तों लुम्बिनी कौन से, 20वें वर्ष में, ठीक है। 12वें में उसने ये बोला दोस्तों कि दक्षिण भारत के राज्यों का विकास करना, 13वें में कलिंग विजय का वर्णन, और 14वें में कहा दोस्तों उसने माफी मांग ली थी, ठीक है। मतलब मेरे द्वारा जितनी भी माफी दी, जितनी भी गलती हुई है उसको क्या कर देना है, माफ कर देना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अभिलेख नंबर या शिलालेख नंबर 11, 12 और 13, इन सबको हटाकर एक अभिलेख बनाया गया, ठीक है। और उस एक अभिलेख को बोला उसने, उस एक अभिलेख में ये बोला उसने दोस्तों कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है, ठीक है। सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है, मतलब मैं उनको संतान की तरह प्यार करता हूं और उनको मैं अच्छे से रखूंगा, ठीक है। ये मैं वजन लेता हूं, ठीक है। कौन सा, 11वें, 12वें और 13वें को मिलाकर, ठीक है, एक अभिलेख बना गया और उसमें क्या बोला है, सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों वृहद शिलालेख। अब अपन कुछ बात करते हैं लघु शिलालेख की, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, याद रखना, एग्जाम में आते हैं। अब बात करता हूं मैं लघु शिलालेख, ठीक है। लघु मतलब छोटे और वृहद शिलालेख मतलब बड़े शिलालेख, ठीक है। लघु शिलालेख में दोस्तों बात करते हैं, लघु शिलालेख में इसकी व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, मत, ठीक है, इसके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है किसमें, लघु शिलालेख में। तो एक मिनट, व्यक्तिगत जानकारी किससे मिलती है, लघु शिल। और वृहद शिलालेख से क्या मिलता है, उसका संपूर्ण जीवन का चित्रण मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, उसकी प्रजा वगैरह सबका वर्णन मिलता है, परंतु लघु शिलालेख से खुद की उसकी पर्सनल लाइफ की बात मिलती है, ठीक है। सबसे पहला लघु शिलालेख दोस्तों जो है मास्की, दूसरा है मेट्टूर, तीसरा है उदयगोलम, ठीक है,
मास्की, मेट्टूर और उदयगोलम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारो मारो अभिलेख, ठीक है, कौन सा है, सारो मारो अभिलेख। फिर है पन गुडारिया, और छठा है दोस्तों भाबरू का अभिलेख, ठीक है। चले, भाबरू का अभिलेख, इन सब बोलते हैं ये, माफ कीजिएगा, भाबरू का अभिलेख, ठीक है, भाबरू का अभिलेख, ठीक। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मास्की जो है यहाँ, ये कहाँ है, अरे मास्की है दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है, मास्की कहाँ है, कर्नाटक में। मेट्टूर कहाँ है, केरल में, ठीक है। मास्की कहाँ है, कर्नाटक में। मेट्टूर कहाँ है दोस्तों, केरल में, ठीक है। उदयगोलम भी कहाँ है दोस्तों, केरल में। सारो मारो कहाँ है दोस्तों, शहडोल में। सारो मारो कहाँ है दोस्तों, शहडोल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पन गुडारिया कहाँ है दोस्तों, तो पन गुडारिया कहाँ है, सीहोर में, ठीक है, कहाँ है, सीहोर में, ठीक। भाबरू का अभिलेख, इसको लिखते हैं, भाबरू का अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ है, राजस्थान, ठीक। ये इतने जो लगे अभिलेख है, ये शिलालेख है, वो है लघु शिलालेख, ये पत्थरों पर लिखे गए हैं, ठीक। मास्की कर्नाटक में, मेट्टूर केरल में, उदयगोलम केरल में, सारोमारो शहडोल में, पनगुडारिया सीहोर में, और भाबरू का अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। इसमें दोस्तों मास्की, मेट्टूर और उदयगोलम, इन तीनों में इसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है। इसका नाम अशोक ही कौन से अभिलेख में मिलता है, तो मास्की, मेट्टूर और उदयगोलम में, ठीक है। इन तीनों शिलालेख में दोस्तों इसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक है। बाकी इन जो अभिलेख बचे हैं, ये तीनों अभिलेख, इनमें अलग अलग इसके नाम मिलते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। चले, अब मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि एक है ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्ठी लिपि, ठीक है। एक है दोस्तों ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई और खरोष्ठी लिपि कहाँ से आई, तो ब्राह्मी लिपि जो आई है दोस्तों, ये आई है दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया से कौन सी लिपि आई है, ब्राह्मी लिपि। और खरोष्ठी लिपि कौन सी कहाँ से आई, तो ये आई है दोस्तों पश्चिम एशिया से, ठीक है। खरोष्ठी लिपि कहाँ से आई, पश्चिम एशिया से। और ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया से। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए बात करते हैं, तो ये होगा दोस्तों लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में इसकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। मैंने आप लोगों को शिलालेख बताया, शिलालेख में बृहत शिलालेख बताया, और उसके बाद मैंने दोस्तों आप लोगों को लघु शिलालेख बताया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख, स्तंभ मतलब दोस्तों खंबे, ठीक है। मतलब ये पिल्लर पोल वगैरह रहता है ना अपने, ऐसे ऐसे स्तंभ में लिखे गए थे अभिलेख। मतलब दोस्तों वहां पे भी कुछ अक्षर उभारे गए थे। और स्तंभ मतलब होते हैं दोस्तों खड़े हुए खंबे, ठीक। तो उन खड़े हुए खंभों को स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ अभिलेख मतलब स्तंभ में कुछ लिखा गया था, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिल्ली मेरठ का अभिलेख, ठीक है। दिल्ली मेरठ का अभिलेख। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है दिल्ली टोपरा का अभिलेख। दूसरा है दिल्ली टोपरा का अभिलेख। तीसरा है प्रयाग का अभिलेख। तीसरा कौन सा है, प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक है। प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली और मेरठ का अभिलेख जो है दोस्तों, ये भी स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो पिल्लर पर लिखे गए हैं, वो पिल्लर पर कौन सा लिखा गया है, दिल्ली मेरठ का। मतलब ये मेरठ था, ये अभिलेख उठा के कहाँ लाए, दिल्ली। ये टोपरा था, ये कहाँ लाए, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली मेरठ का अभिलेख, एक है दिल्ली टोपरा का अभिलेख, ठीक है। एक है प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख, और इसे ही दोस्तों या, ठीक है, इसे ही बोलते हैं रानी का अभिलेख, ठीक है। रानी का अभिलेख, ठीक है। मतलब इसमें अशोक की रानी प्लस पुत्र का नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो इसकी एक रानी का नाम लिखा गया दोस्तों कारुवाकी, और इसका एक पुत्र कौन सा है, तीवर, ठीक है। क्लियर है इतने बार। अब आप लोगों को लगेगा क्या, अरे इसका पुत्र तो जो है महेंद्र है, जिसको श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। तो दोस्तों पहले के जो महाराजा थे, उनकी एक ही पत्नी नहीं हुआ करती थी, बहुत पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, एक इसकी पत्नी का नाम है और उसी के नाम पर एक अभिलेख लिखा गया है।
इस अभिलेख जो है वो है स्तंभ अभिलेख, और वो कौन सा है दोस्तों, वो है प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख, ठीक है। और दोस्तों उसमें रानी का अभिलेख है, एक रानी मतलब उसकी रानी और पुत्र का उल्लेख है। रानी कौन सी है, कारुवाकी, और पुत्र कौन सा है दोस्तों, तीवर, ठीक है। तो ये जो स्तंभ अभिलेख है ये है दोस्तों वृहद मतलब बड़े वाले स्तंभ अभिलेख, ठीक है। कौन कौन से है, दिल्ली मेरठ का अभिलेख, दिल्ली टोपरा का अभिलेख, और प्रयाग कौशाम्बी या रानी का अभिलेख, ठीक। चल अब बात करते हैं दोस्तों लघु स्तंभ अभिलेख, ठीक। चल इसके पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को शिलालेख बताया है, वृहद और लघु। अब मैं आप लोगों को स्तंभ अभिलेख बताया है, स्तंभ अभिलेख में मैंने वृहद बता दिया आप लोगों को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों लघु स्तंभ अभिलेख, ठीक है, लघु स्तंभ अभिलेख। पहला कौन सा है, तो पहला है दोस्तों सांची का अभिलेख, ठीक है, सांची का अभिलेख, ठीक है। पहला कौन सा है दोस्तों, सांची का अभिलेख। दूसरा है सारनाथ का अभिलेख, सारनाथ का अभिलेख। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, रुम्मनदेई का अभिलेख, रुम्मनदेई का अभिलेख, ठीक है। ये तीन अभिलेख कौन सा है दोस्तों, लघु स्तंभ अभिलेख, ठीक है। सांची कहाँ है दोस्तों, एमपी में, सारनाथ कहाँ है, यूपी में, और रुम्मनदेई कहाँ है दोस्तों, नेपाल में, ठीक है। रुम्मनदेई को ही बोलते हैं दोस्तों लुम्बिनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों, नेपाल में। क्लियर है इतनी बात। लुम्बिनी में ही किसका जन्म हुआ था दोस्तों, तो बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, कपिलवस्ती के लुम्बिनी नामक स्थान पे। मृत्यु कहाँ आई थी, कुशीनारा में, ठीक। तो लघु स्तंभ अभिलेख जो है ये भी तीन थे, सांची का अभिलेख एमपी में, सारनाथ का अभिलेख यूपी में। इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों को लिखा गया था धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर है इतनी बात। रुम्मनदेई का अभिलेख दोस्तों कहाँ है, लुम्बिनी में। और रुम्मनदेई में दोस्तों बात की गई है उसने कि उसने 3 जगह की यात्रा करी थी, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, वो इस वृहद स्तंभ अभिलेख, वृहद शिलालेख में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस रुम्मनदेई में ये बोला गया है कि इस रुम्मनदेई की इसने यात्रा की अपने जन्म के कौन से वर्ष में दोस्तों, 20वें वर्ष में। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। वृहद शिलालेख में मैंने बताया था आप लोगों को कि भैरी घोष छोड़कर, 8वां बताया था ना, भैरी घोष छोड़कर, युद्ध की नीति छोड़कर शांति प्रिय जीवन बिताना। उसमें पहली यात्रा बोध गया करी थी, दूसरी कौन सी करी थी, निगाली सागर, और तीसरी कौन सी करी थी, रुम्मनदेई या लुम्बिनी, ठीक है। और तीसरी यात्रा दोस्तों अपने जीवन के कौन से वर्ष में करी थी, उसने 20वें वर्ष में करी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं रुम्मनदेई के अभिलेख में 2-3 बात और कही गई है। रुम्मनदेई के अभिलेख में पहली बात यह कही है दोस्तों कि जो कर था उस कर को 1/6 से हटाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों, 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। कर जो है वो 1/6 से कितना कर दिया गया था दोस्तों, 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आज करते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये कर जो है उस समय मौर्य साम्राज्य में 1/6 लिया जाता है, परंतु अशोक ने कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य वंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसने कर जो है 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था, तो वो कौन सा है दोस्तों, अशोक है, ठीक है। चलिए तो मैंने आप लोगों को शिलालेख बताया, शिलालेख में वृहद और लघु बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को स्तंभ अभिलेख बताया। अब मैं बात करता हूँ गुहा अभिलेख, गुहा मतलब गुफा, ठीक है, जो गुफाओं में लिखे गए हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहां मैं लिखूं गुहा अभिलेख, ठीक। गुहा अभिलेख दोस्तों 2 जगह से मिले हैं। कौन कौन सी जगह से मिले हैं, एक तो मिले हैं दोस्तों बराबर की पहाड़ियों से, एक बराबर की पहाड़ियों से मिले हैं, और एक दोस्तों मिले हैं नागार्जुन की पहाड़ियों से, ठीक है। एक बराबर की पहाड़ियों से मिले और एक नागार्जुन की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन की पहाड़ियां दोनों कहाँ हैं, बिहार में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों, बिहार में। बराबर की पहाड़ी में जो अभिलेख मिले हैं वो किसने लिखवाए थे दोस्तों, वो अशोक ने लिखवाए थे। किसने लिखवाए थे, अशोक ने। और नागार्जुन की पहाड़ी में दोस्तों जो लिखवाए थे वो किसने लिखवाए थे, दशरथ ने। ये जो दशरथ था ये भगवान दशरथ नहीं है ना, सीता के पापा नहीं है, ठीक। ये दशरथ वो है दोस्तों, ये अशोक का पोता है। क्लियर है इतनी बात, मतलब अशोक इसके क्या है, दादाजी, ठीक। गुहा अभिलेख मतलब गुफा के अभिलेख 2 जगह से मिले हैं, बराबर की पहाड़ियां, नागार्जुन की पहाड़ियां।
बराबर की पहाड़ियां कहाँ मिली, किसने लिखा है दोस्तों, अशोक ने, ठीक है। मतलब यहाँ अभिलेख किसने लिखवाए, अशोक ने, और यहाँ से किसके मिले हैं दोस्तों, नागार्जुन की पहाड़ी दशरथ ने, ठीक है। ये अभिलेख दशरथ, एक इधर से अशोक ने और इधर से किन दोस्तों, दशरथ ने। ये अभिलेख जो है दोस्तों यहाँ पे भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए मिले हैं, आजीवक संप्रदाय के, माफ कीजिएगा, इन दोनों के जो अभिलेख है ये कहाँ से मिले हैं, तो 21 किन लोगों के मिले हैं, तो ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए मिली है, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक बराबर की पहाड़ियों में अभिलेख किसके मिले हैं, अशोक के, और नागार्जुन की पहाड़ियों में अशोक माफ कीजिएगा, अभिलेख किसके मिले हैं, दशरथ के। दोनों किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है। परंतु दोस्तों यहाँ बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाई थी, और यहाँ पे नागार्जुन की पहाड़ियों में भी दशरथ ने भी कुछ क्या बनवाई थी दोस्तों, गुफा बनवाई थी, ठीक है। ये कौन कौन सी है दोस्तों, तो ये बात करते हैं, एक है लोम ऋषि, लोम ऋषि कर्म चोपर, ठीक है, एक है लोम ऋषि, एक कर्म चोपर, एक है दोस्तों विश्व झोपड़ी, और एक है सुदामा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अशोक की बराबर पहाड़ियों से कौन कौन सी गुफा है, तो लोम ऋषि, कर्म चोपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो है गुफा में मिली है नागार्जुन की पहाड़ियों से, वो मिली है दोस्तों गोपी की गुफा, कौन सी गुफा, गोपी की गुफा, ठीक है, क्लियर। कौन सी मिली है दोस्तों, गोपी की गुफा, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो गुहा अभिलेख जो है दोस्तों, मतलब गुफा के अभिलेख बराबर की पहाड़ियों से और नागार्जुन की पहाड़ियों से, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों से किसका अभिलेख मिले, अशोक के, नागार्जुन की पहाड़ियों से दशरथ के। दोनों बराबर और नागार्जुन कहाँ है दोस्तों, बिहार में। दोनों किसके लिए बनवाई थी, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है। अशोक ने गुफाएं बनवाई थी, लोम ऋषि, कर्म चोपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा। ये चारों नाम याद रखना है, लोम ऋषि, कर्म चोपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा। दशरथ ने जो गुफा बनवाई थी वो बनवाई थी दोस्तों कौन सी, गोपी की गुफा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है ये सारे के सारे अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ अभिलेख है और गुहा अभिलेख है। इनको मैं एक बार और, चलिए इनको रिवाइज करवा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को। देखिए मैंने आप लोगों को स्तंभ अभिलेख, शिलालेख बताए हैं, स्तंभ अभिलेख बताए हैं और गुहा अभिलेख बताए हैं। तो इनको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहला दोस्तों मैं लिखता हूँ शिलालेख, क्योंकि मैंने शिलालेख पढ़ा है। ये शिलालेख भी दो तरीके के हैं, एक तो वृहद थे और एक क्या थे, लघु। वृहद मतलब बड़े, लघु मतलब छोटे। फिर दूसरा तरीके का मैंने बताया आप लोगों को स्तंभ अभिलेख, ठीक है। स्तंभ अभिलेख भी दो तरीके से बटे हुए थे, एक कौन सा था, वृहद, और एक क्या था, लघु, ठीक है। और जो तीसरा था दोस्तों वो था गुहा अभिलेख, ठीक है, ये गुहा अभिलेख, ठीक। चलिए इनको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर लिखे गए, शिला मतलब पत्थर, वृहद और लघु। वृहद शिलालेख में दोस्तों बात करते हैं, एक कौन सा था, मनसेहरा और सेवासगढ़ी, कहाँ मिले थे, पाकिस्तान में। धौली और जोगड़ कहाँ मिले थे दोस्तों, कलिंग में, ठीक है। शिलालेखों की संख्या कुल कितनी थी, 14 थी। मतलब वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14। पहला शिलालेख ये था कि पशु बलि रोकना है। दूसरा ये था दोस्तों कि लोक कल्याण का विषय। तीसरा ये था कि 3 व्यक्तियों की नियुक्ति, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। 5वां ये था कि धम्म महामात्र की नियुक्ति। और धम्म महामात्र में नियुक्ति में दोस्तों बात करते हैं, उसने अपने बेटे और बेटी मतलब महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका, एक मज्जिम को भेजा था हिमालय और मज्जिम टक को भेजा था कश्मीर, ठीक है। उसके बाद 5वें अभिलेख में बात करते हैं, माफ कीजिएगा 8वें अभिलेख में बात करते हैं दोस्तों, भैरी घोष छोड़कर शांतिप्रिय जीवन बिताना। 3 जगह की उसने यात्रा की थी। अपने जीवन के 10वें वर्ष में दोस्तों कहाँ गया था, बोध गया। 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में रुमंदी या लुम्बिनी, ठीक है। बात करते हैं 12वां जो था दक्षिण भारत के राज्यों का विकास। 13वां था कलिंग की विजय और 14वां था दोस्तों माफी, ठीक है। माफी मांगी थी उसने 14 में। 11, 12, 13 को जोड़कर एक नया बनाया गया था कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है। तो ये तो हुआ दोस्तों वृहद शिलालेख। लघु की अगर मैं बात करूं तो लघु शिलालेख में मैंने आप लोगों को बताया था मास्की, मेट्टूर और उदयगोलम। मास्की, मेट्टूर और उदयगोलम में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सारो मारो था, एक पन गुडारिया था, एक भाबरू का अभिलेख था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्तंभ अभिलेख की। स्तंभ अभिलेख भी दो तरीके से थे, एक वृहद और एक लघु। वृहद स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख मतलब स्तंभ मतलब खंबे, खंबे पर अभिलेख लिखे जाते थे, ठीक है।
तो बृहद में दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बृहद में, तो दिल्ली टोपरा का अभिलेख, दिल्ली मेरठ का अभिलेख, और एक था प्रयाग या कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक है, यही रानी का अभिलेख था, एक रानी कारुआ की, और पुत्र कौन सा था, तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लघु की अगर मैं बात करूं तो एक सांची का अभिलेख था, एक सारनाथ का अभिलेख था। ठीक है, सांची का अभिलेख एमपी में, सारनाथ का यूपी में। ठीक है, और उसी के साथ एक रुम्मनदेही का अभिलेख था। रुम्मनदेही की यात्रा 20वें वर्ष में करी थी उसने। उसके बाद दोस्तों उस अभिलेख में यह पता चलता है कि जो कर था उसका 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख में एक बराबर की पहाड़ियां थी और एक थी नागार्जुन की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां जो थी वो अशोक से रिलेटेड थी, नागार्जुन की जो पहाड़ियां थी उसका निर्माण किसने करवाया था, दशरथ ने। दोनों की दोनों आजीवक संप्रदाय के लिए थी। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी, कौन कौन सी दोस्तों, लोम ऋषि, कर्म चौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा। बल्कि दशरथ ने कौन सी बनाई थी, गोपी की गुफा। तो दोस्तों ये जो है ये पार्ट था अपना पूरा अशोक के शिलालेख, स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख। अशोक थोड़ा बड़ा है, द ग्रेट अशोक, महान अशोक बोलते हैं उसे, इसलिए अपने को इस लेक्चर में पूरे अशोक के शिलालेख कंप्लीट करने में पूरा लेक्चर निकल गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तीसरा जो आएगा अगला उसमें अपना मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य जो है ताकतवर था, बलशाली था और समृद्ध राजा थे सारे के सारे, इसलिए थोड़ा बड़ा था, है ना। चलिए बात करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।